नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नर हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8। टॉपिक हमारा है रूलिंग द कंट्री साइड, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मैच द फॉलोइंग। आइए देखते हैं किससे किसे मैच कराते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा है रायत। रायत वर्ड का यूज़ हुआ है जब कंपनी का शासन आ गया, उस टाइम में जो किसान थे, उस टाइम के जो किसान थे, पीजेंट्स थे, उनके लिए रायत वर्ड का यूज़ हुआ है। तो रायत को हम मैच कराएंगे पीजेंट से। नेक्स्ट है महाल। महाल क्या किसे कहा गया है? महाल जो विलेज होते थे या विलेज ग्रुप जो होते थे, उनके लिए महाल वर्ड का यूज़ किया गया है। तो महाल को हम मैच कराते हैं विलेज से। विलेज या विलेज ग्रुप जो है उन्हें महाल कहा गया है। नेक्स्ट है निज। निज किसे कहा गया है? निज वो लैंड जिसे बागान मालिक जो होता था वो अपनी लैंड पर ही कल्टीवेशन करता था। बागान मालिक जो होते थे वो अपनी लैंड पर कल्टीवेशन करते थे या फिर वो लैंड को बाई करके उस पर कल्टीवेशन करते थे। तो जो इस तरीके की व्यवस्था थी इसे कहा गया है निज। तो निज को हम मैच कराएंगे कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड। प्लांटर्स की जो ओन लैंड होती थी उसे निज कहा गया है। नेक्स्ट है रायती। रायती किसे कहा गया है? रायती मीन्स जो जमींदार होते थे, वो जमींदार जो होते थे वो अपनी ज़मीन पर किसानों से खेती करवाते थे। तो ये जो जमींदारों की लैंड होती थी इसे कहते थे रायती। तो रायती को हम मैच कराते हैं कल्टीवेशन ऑन रायट्स लैंड। जो कल्टीवेशन ऑन रायट्स लैंड, जो जमींदार की लैंड होती थी उसे कहा गया है रायती। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स है। आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट ए है हमारा ग्रोवर्स ऑफ वुड इन यूरोप सॉ। यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलेगा, ये आपको फिल करना है। सॉ एज अ क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कॉम्पिटिशन टू देयर अर्निंग। जो वुड एक प्लांट था जिसकी की खेती होती थी यूरोप कंट्रीज़ में। तो उसके जो ग्रोवर्स थे उन्होंने अपनी अर्निंग में कंपटीशन देखा, अपनी अर्निंग में कमी देखी, अपनी अर्निंग में कंपटीशन देखा। किसकी वजह से? कौन सी ऐसी फसल थी जिसकी वजह से देखा? तो वो थी इंडिगो। इंडिगो जो था ये भारत में इसकी खेती होती थी जिसे कहते थे नील की खेती। इसका काम क्या होता था? इसका काम कपड़ों को कलर करने में आता था। ये ब्लू कलर का होता था। इसे यूज़ किया जाता था कपड़ों को कलर करने में। अब जो इंडिगो था और वुड था ये दोनों लगभग ब्लू कलर ही देते थे, लेकिन जो इंडिगो था जो भारत में नील की खेती होती थी इसका जो कलर था वो थोड़ा इसमें शाइन होती थी। वहीं उसकी जगह हम देखते हैं वुड को, तो वुड का जो कलर आता था वो थोड़ा फीका होता था, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वहाँ पर इंडिगो की डिमांड ज़्यादा हो गई। इसकी वजह से उन्हें अपनी जो अर्निंग थी उसमें खतरा दिखाई देने लगा। तो उन्हें अपने इंडिगो से अपनी अर्निंग में कंपटीशन दिखाई देने लगा। तो यहाँ पर हम फिल करते हैं इंडिगो, INDIGO। नेक्स्ट है बी पे हम आते हैं। बी है द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ। जो 18th सेंचुरी के लेट में, 18th सेंचुरी के अंत तक में जो ब्रिटेन में इंडिगो की डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है काफ़ी। वो किस वजह से? वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। वहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था यूरोप में इंडिगो का। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण वहाँ हो गया था जिसकी वजह से 18th सेंचुरी के लास्ट तक में इंडिगो की डिमांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट हम आते हैं सी पर। सी है द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वॉज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ। किसकी डिस्कवरी के बाद इंटरनेशनल डिमांड उस इंडिगो की जो है वो अफेक्टेड हो गई थी? एक तो यहाँ पर लोगों ने इसकी खेती से मना कर दिया। क्योंकि जब इसकी खेती करते थे उन्हें मुनाफा भी नहीं हो रहे थे। उसके अलावा जहाँ पर भी इसकी खेती होती थी तो इसकी जड़ें जो होती थी वहाँ की मिट्टी को काफ़ी गहरी होती थी, ख़राब कर देती थी, जिससे नेक्स्ट वो यहाँ के लोग उस पर चावल की खेती नहीं कर सकते थे। तो काफ़ी उनका प्रेशर होता था, ब्रिटिशर्स का, कंपनी का काफ़ी प्रेशर होता था और इनकी कमाई भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने मना कर दिया। तो इस वजह से वह सिंथेटिक कलर आए और सिंथेटिक कलर के आने की वजह से जो इंडिगो है इसकी डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है, अफेक्टेड होती है इसकी डिमांड। तो यहाँ पर हम
सिंथेटिक जो कलर्स आ जाते हैं उनकी वजह से अफेक्टेड होती है। तो यहाँ हम फिल करते हैं सिंथेटिक डाइज़। सिंथेटिक डाइज़ की वजह से इंडिगो की डिमांड जो है वो अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट हम आते हैं डी पर। डी हमारा है द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट। चंपारण मूवमेंट जो कि गांधी जी के साथ स्टार्ट किया गया था 1917 में। तो ये चंपारण मूवमेंट जो था, चंपारण आंदोलन था, ये किसके अगेंस्ट था? ये था इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो प्लांटर्स जो थे वो जो ये पीजेंट थे, इंडिगो की जो खेती किया करते थे, इन पे बहुत ज़्यादा दबाव डालते थे। इसके अलावा उनसे बहुत ज़्यादा उसके बदले में बहुत ज़्यादा कर टैक्स मांगा जाता था, जिसकी वजह से इन्होंने इसकी खेती करने से मना कर दिया। इसी वजह से ये चंपारण आंदोलन जो है वो, चंपारण मूवमेंट जो है वो 1917 में स्टार्ट किया गया। तो द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनके अगेंस्ट चंपारण मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया। चलिए बच्चों, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का जो मेन फीचर था उसे डिस्क्राइब करना है। आइए आंसर देखते हैं। द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। 1793 में कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराया परमानेंट सेटलमेंट से। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में 1793 में लाई गई। अब इस व्यवस्था के जो ये सेटलमेंट लाया गया, इसकी टर्म्स क्या थे वो आइए देखते हैं। द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, द किंग्स एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। जो राजा थे या तालुकदार थे, उन्हें एज अ जमींदार उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया एज अ जमींदार की उन्हें का पद उन्हें दिया गया। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। उन्हें जिम्मेदारी क्या दी गई? उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि आप रेंट कलेक्ट करिए, पीजेंट से रेंट कलेक्ट करिए और कंपनी को रेवेन्यू दीजिए। उन्हें जो ये पद दिया गया, इसके बदले में उन्हें कंपनी को रेवेन्यू पे करना था। अब जो कंपनी थी उसने ये चीज़ें फ़िक्स तो कर दी कि आपको हमें एक ये फ़िक्स अमाउंट देना है, और कंपनी ने बोला कि जो ये हम रेवेन्यू आपको देना है ये इंक्रीज़ नहीं होगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा मुनाफा कमा पाओगे। जो ज़मींदार थे उनसे कंपनी ने ऐसा कहा, इनके जो टर्म्स थे उसमें कहा गया कि जो आपको मुनाफा होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो कंपनी है वो, कंपनी को जो रेवेन्यू पे करना है वो फ्यूचर में इंक्रीज़ नहीं होगा, वो एक फ़िक्स अमाउंट रहेगा, वो इंक्रीज़ नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा फ़ायदे होंगे। लेकिन ये रेवेन्यू ही इतना ज़्यादा था जिसे कि पे करना मुश्किल था, जिसकी वजह से कई ज़मींदार थे वो अपनी ज़मीन खो बैठे। इसके अलावा हम देखते हैं कि then the zamindars did not have an interest in improving the land. Some had lost their lands in the earlier years of the settlements. कुछ जमींदार जो कि नहीं रेवेन्यू जो है नहीं पे कर सके, तो वो अपनी ज़मीन को खो बैठे। और इसके अलावा उनको लगता था, कंपनी को लगता था कि इसकी वजह से जो ज़मींदार को फ़ायदे होंगे, जो हम लोग रेवेन्यू उनसे अमाउंट एक फ़िक्स अमाउंट लेंगे और उसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो ज़मींदार हैं उनको फ़ायदे होंगे, और उस फ़ायदे की वजह से वो जो लैंड है उस पर ध्यान दे सकेंगे, उसकी देख रेख पे ध्यान दे सकेंगे, उसकी सुधार में ध्यान दे सकेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो रेवेन्यू ही इतना ज़्यादा था कि उसमें इनका इंटरेस्ट आया नहीं। और इसके अलावा कुछ ज़मींदार जिन्हें लगा कि इसमें बिना कुछ लगाए ही, बिना कुछ इसमें कुछ भी बिना इसमें कुछ भी पूंजी लगाए बिना ही और कमाई हो सकती है, वो इसमें इस वजह से उन्होंने इसकी भूमि सुधार में, लैंड के जो सुधार में उन्होंने इस वजह से नहीं ध्यान दिया कि बिना कुछ लगाए ही उनका फ़ायदा हो रहा है। जब तक उन्हें फ़ायदा मिल रहा है तब तक उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। और जो किसान थे उन्हें जो कर चुकाना पड़ता था, किसान को जो लगान देनी पड़ती थी, वो अगर नहीं चुका पाते थे तो उनसे भी उनकी लैंड जो होती थी वो ले ली जाती थी, जिसकी वजह से किसान जो थे वो जाके, जो उस समय महाजन कहा जाता था, महाजन से जाके वो कर्ज लेते थे इस लगान को चुकाने के लिए, और जो लगान को नहीं चुका पाते थे तो उससे उनकी जो ज़मीन है वो ले ली जाती थी। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसके अनुसार
जमींदारों को ज़मीन दी गई, राजा और तालुकदार जो थे उन्हें जमींदार बनाया गया और उन्हें पे करना होता था एक रेवेन्यू अमाउंट, फिक्स रेवेन्यू का फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उन्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं आया और न तो जो पीजेंट थे उन्हें ही ये नीति जो थी वो सही दिखी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाउ वाज द महालवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट। महालवारी सिस्टम जो था वो परमानेंट सेटलमेंट से किस तरह डिफरेंट था। आइए इसमें आंसर देखते हैं। सबसे पहले महालवारी सिस्टम, हॉल मैकेंजी डिवाइस द न्यू सिस्टम which came into effect in 1822. विलेज वर कॉल्ड महाल। महालवारी सिस्टम जो था वो 1822 में हॉल मैकेंजी ने लाया था। महालवारी सिस्टम, महाल जो वर्ड है ये इसका यूज़ उन्होंने विलेज के लिए किया। महाल मीन्स विलेज। तो जो महालवारी सिस्टम था, जो परमानेंट सेटलमेंट जो था उसकी जो नीतियाँ थी वो फेल हो गई। परमानेंट सेटलमेंट से लोग खुश नहीं हुए, ना तो कंपनी को उतना रेवेन्यू मिला जैसा कि कंपनी ने सोचा था। तो उसकी वजह से नया सेटलमेंट लाने के लिए सोचा गया, जिसमें हॉल मैकेंजी ने 1822 में न्यू सेटलमेंट लाया, महालवारी सिस्टम। महालवारी सिस्टम के तहत क्या था, जो रेवेन्यू कलेक्ट होना था, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो लॉर्ड मैकेंजी जो थे, लॉर्ड मैकेंजी का मानना था कि जो नॉर्थ इंडियन सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ पर जो विलेज हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसकी वजह से इन विलेज को जो है बनाए रखना ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने अपने कलेक्टर्स को आदेश दिया कि वो जगह जगह जाएं, वहाँ पे सर्च करें, सर्वे करें, जगह जगह पे जाके सर्वे करें और वहाँ के रिचुअल्स, वहाँ की लैंड्स का मेज़रमेंट, ये सब चीज़ें लें। तो उनके जो कलेक्टर्स थे वो जाते थे, अलग अलग गाँवों में जाते थे और वहाँ जो विलेज में जाते थे और वहाँ पर जो उनकी लैंड्स थी, जो किसानों की लैंड्स थी, उनका मेज़रमेंट लेते थे, वहाँ के रिचुअल्स का पता करते थे। ये सारा लेखा जोखा वो लोग रखते थे, जिसके हिसाब से जो वहाँ का रेवेन्यू उन्हें लेना था, रेवेन्यू उन्हें कलेक्ट करना था, वो तय करते थे। तो जो ये रेवेन्यू वो तय करते थे वो ये फिक्स नहीं होता था। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में हमने देखा, जो रेवेन्यू था वो लिया जाता था, जो रेवेन्यू लिया जाता था वो एक फ़िक्स अमाउंट रख दिया गया था, जो कि बोला गया था कि वो आगे फ्यूचर में कभी भी इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन इस सिस्टम में क्या किया गया कि बोला गया कि ये जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो समय समय पर वहाँ पर उनके कलेक्टर्स जाएंगे, जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वहाँ के लोगों की संख्या, वहाँ की लैंड्स, इन सब के आधार पर वो रेवेन्यू लेंगे। अब जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसके आधार पर वो अनुमान लगाएंगे कि इसे बढ़ाया घटाया जा सकता है, तो उस हिसाब से वो रेवेन्यू को चेंज करते रहेंगे। उसके अलावा हम देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट जो था, परमानेंट सेटलमेंट में ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम कौन करता था। जो किंग्स थे, तालुकदार थे, उन्हें जमींदार की उपाधि दे दी गई। जमींदार का उन्हें जो था पद दे दिया गया, जमींदार का पद उन्हें दे दिया गया और जिसकी वजह से उन्हें जमींदार कहा जाता था। अब ये जमींदार के रूप में ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और कंपनी को पे किया करते थे। लेकिन महालवारी सिस्टम में ये काम जो था, जो विलेज हेडमैन होते थे यानी कि मुखिया होते थे, उन्हें ये काम दिया गया। तो वो कलेक्ट करते थे और कंपनी को वो पे करते थे, और जिसमें समय समय पर चेंजेस हो सकते थे। वहीं हम देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट जो था वो लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया था। और इसमें जो जमींदार था वो कंपनी को रेवेन्यू पे करता था, और जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो फ्यूचर में कहा गया था कि ये इसे इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन वो पहले से ही इतना ज़्यादा था वो रेवेन्यू कि लोग उसे पे नहीं कर पाते थे और उन्हें अपनी लैंड जो थी वो खोनी पड़ती थी, जिसकी वजह से ये वाला जो परमानेंट सेटलमेंट था इसे हटाया गया और इसकी जगह पे नई व्यवस्था लाई गई, जिसे कि महालवारी व्यवस्था कहा गया। और महाल मीन्स गाँव। इसमें गाँवों से लोगों को पता था कि जो गांव है उनकी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में इंपॉर्टेंस है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर रेवेन्यू जो थे वो तय किए गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महालवारी सिस्टम जो है और परमानेंट सेटलमेंट है, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है। महालवारी सिस्टम जो कि हॉल मैकेंजी ने लाया था 1822 में, और परमानेंट सेटलमेंट जो था उसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था 1793 में। और जो महालवारी सिस्टम थे, ये महालवारी सिस्टम जो था, इसमें जो रेवेन्यू था वो चेंज हो सकता था और इसे कलेक्ट करने का जो जिम्मा था वो विलेज हेडमैन को दिया गया था। और परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो जिम्मा था वो दिया गया
था, ज़मींदार को दिया गया था, और वो फ्यूचर में इंक्रीज़ नहीं होना था, वो फिक्स अमाउंट था, बट वो पहले से ही काफ़ी अधिक था कि लोग उसे पे नहीं कर सकते थे और उससे असंतुष्ट थे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, गिव टू प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। मुनरो सिस्टम के तहत जो फिक्सिंग रेवेन्यू था उससे होने वाली 2 प्रॉब्लम्स बतानी है। आइए आंसर देखते हैं। 2 प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। मुनरो सिस्टम के द्वारा जो फिक्सिंग रेवेन्यू लागू किया गया था उससे होने वाली 2 प्रॉब्लम्स, उसके साथ होने वाली 2 प्रॉब्लम्स जो थी वो इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट इसमें है, ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड, पीजेंट वर अनेबल टू प्ले, riots fled the countryside and villages become deserted in many regions। देखिए, जो पहले आया था परमानेंट सेटलमेंट, फिर उसके बाद महालवारी सेटलमेंट्स, फिर आता है मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम जो है ये रीड और मुनरो के द्वारा लाया गया था, जिसे धीरे धीरे मुनरो ने पूरे साउथ इंडिया पर लागू कर दिया। इसके तहत जो ऑफिसर्स थे उनको लगा कि उन्होंने ज़्यादा इनकम के लालच में उन्होंने लैंड का जो रेवेन्यू था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। लैंड रेवेन्यू की उन्होंने बहुत हाई लैंड रेवेन्यू की उन्होंने डिमांड की, जिसकी वजह से जो पीजेंट थे वो उसे पे नहीं कर पा रहे थे, और पे ना कर पाने की वजह से जो राइट्स थे, पीजेंट्स थे, ये उस गांव को छोड़कर भाग रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकी कमी हो गई थी। गांव काफ़ी खाली हो जा रहा था, क्योंकि रेवेन्यू पे ना करने की वजह से जो पीजेंट्स थे, राइट्स जो थे, वो गाँव को छोड़कर भाग रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड इमेजिन्ड that the revenue system would transform the peasants into rich enterprising farmers but did not happen। उन्हें क्या लगा, ऑप्टिमिस्टिक ऑफिसर्स जो थे, आशावादी अफसर्स जो थे, उनको क्या लगा था कि ये जो लैंड रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं ये, और इससे जो इनको पीजेंट्स की जो कमाई होगी वो हमें लैंड रेवेन्यू देंगे, और उसके बाद इनकी जो इनकम रहेगी वो अच्छी खासी रहेगी, जिसकी वजह से ये काफ़ी रिच होंगे और अच्छी मेहनत करेंगे, काफ़ी रिच होंगे और उद्यमशील बनेंगे। बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू जो इन्होंने फिक्स किया था, जो इन्होंने डिमांड की थी, बहुत ही हाई थी, जिसे पे करना इन पीजेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं था, और इसकी वजह से वो गाँवों को छोड़ के जा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम्स थी मुनरो सिस्टम में कि जो लैंड रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा था, और इसकी वजह से पीजेंट्स जो थे वो गाँवों को छोड़कर भाग रहे थे, और उनकी इस कंडीशन में जो इनकी उम्मीद थी कि उनकी कंडीशन में बहुत सुधार होगा, वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाई वर राइट्स रिलेक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। जो राइट्स थे वो इंडिगो की खेती से क्यों कतरा रहे थे, क्यों रिलेक्ट हो रहे थे। आइए आंसर देखते हैं। पीजेंट हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन सून रियलाइज्ड हाउ हार्श द सिस्टम वाज। पीजेंट जो कि पहले अट्रैक्ट हो रहे थे नील की खेती के लिए, उन्हें बड़े ही आसानी से लोन इसमें मिल जाता था, इस वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे थे इस खेती के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें लोन आसानी से मिल रहा है, जिससे उनकी वो खेती करेंगे, उनकी अच्छी उपज होगी, और उसकी वजह से वो लोन को उस उपज के बदले में उनको अच्छा अमाउंट मिलेगा, और वो लोन को भी पे कर लेंगे, और उनके पास अपने पास रखने के लिए भी अच्छा खासा अमाउंट बचेगा। लेकिन जल्दी ही उनको ये समझ में आ गया कि जब ये कटाई होती थी, ये प्लांटर्स को दे देते थे, उसके बदले में इन्हें बहुत ही कम अमाउंट मिलता था। जो कम अमाउंट होता था उससे उनका लोन चुकाना ही मुश्किल होता था, और नेक्स्ट जो क्रॉपिंग थी इंडिगो की, उसके लिए उन्हें फिर से लोन मिल जाता था। अब उनको पुराना लोन भी पे करना था और नया लोन फिर से मिल गया, जिसकी वजह से जो लोन उन्हें पे करना होता था, जो उन्हें लोन चुकाना होता था, इसका कभी भी अंत नहीं होता था, और ये साइकिल जो थी वो चलती रहती थी। तो इसकी वजह से इनको समझ में आ गया कि ये इनके लिए बहुत ही नुकसानदेह, इस तरह से कभी भी इस लोन का अंत नहीं होगा, और वो इसकी खेती से कतराने लगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, द प्लांटर्स यूजुअली इंस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल्स इन विच पीजेंट्स प्रेफर टू कल्टिवेट राइस। Indigo, moreover, had deep roots and it exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest, the land could not be sown with rice. जो पीजेंट थे जो प्लांटर्स थे वो पीजेंट पे प्रेशर डालते थे कि जो उनकी बेस्ट लैंड है उस पे ही वो
इंडिगो की खेती करें। बट जो प्लांटर्स थे वो प्रेफर करते थे राइस की, जो उनकी बेस्ट लैंड होती थी वो राइस के लिए वो प्रेफर करते थे कि उस लैंड पे वो राइस ही उगाएंगे। लेकिन प्लांटर्स के दबाव की वजह से वहाँ उन्हें नील की खेती करनी पड़ती थी, और जो नील की रूट्स होती थी वो लैंड की जो नमी होती थी, मॉइस्चर होता था, उसको पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेती थी, जिसकी वजह से वहाँ पे राइस की जो क्रॉपिंग थी वो फिर से नहीं हो सकती थी। तो इसकी वजह से वो लैंड जो थी वो ख़राब हो जाती। इस वजह से भी जो पीजेंट्स जो थे वो नील की खेती से कतराने लगे। तो ये रीज़न्स थे जिसकी वजह से नील की खेती से जो किसान थे, राइट्स थे, वो कतराने लगे, क्योंकि एक तो लोन था, लोन का उन पे काफ़ी प्रेशर रहता था। दूसरा, उनकी जो अच्छी लैंड थी, उनकी गुड लैंड्स जो थी जिसमें वो राइस की क्रॉपिंग करना चाहते थे, वहाँ नील की क्रॉपिंग की वजह से वो जो लैंड थी वो ख़राब हो जाती थी और दोबारा वहाँ राइस की खेती नहीं हो सकती थी। तो ये रीज़न्स थे जिसकी वजह से जो राइट्स थे वो नील की खेती से कतराने लगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्हाट वर द सर्कमस्टेंस विच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन जो था वो किन सिचुएशंस में कोलैप्स कर गया। आइए आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है, इन मार्च 1859,000 ऑफ राइट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। राइट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स। Eden was trying to placate the peasants and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion. देखिए 1857 में भी कुछ विद्रोह हुए नील की खेती के खिलाफ, जिससे कि जो कंपनी थी वो काफ़ी डरी हुई थी। वहीं पे अगले विद्रोह के लिए वो डरी हुई थी, कहीं कोई अगला विद्रोह ना। वहीं 1859 में बहुत बड़ा विद्रोह होता है जिसमें करीब 1000 रैट्स जो थे जिन्होंने भाग लिया और उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया, बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया इंडिगो कल्टीवेशन से। और इसके अलावा उन्होंने प्लांटर्स को जो रेंट पे करना था उससे भी मना कर दिया, क्योंकि उसके नील की खेती से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसकी वजह से उन्होंने जो प्लांटर्स थे उनको रेंट पे करने से भी मना कर दिया। अब जो ये सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा जो विद्रोह था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, जिसकी वजह से ईडन एशले जो थे उन्होंने वहाँ का दौरा किया और ईडन वॉज ट्राइंग टू प्लेकेट। ईडन ने जो पीजेंट्स थे उन्हें शांत कराने की कोशिश की और जो एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो गई थी इसे उन्होंने कंट्रोल में करना चाहा, जिसकी वजह से वो उनके बीच में गए, उन्हें समझाया और उनका ये जो एक्शन था इसकी वजह से प्लांटर जो राइट्स थे, जो पीजेंट्स थे, उन्हें ये लगा कि जो ईडन है वो उनके साथ हैं। अचानक से ये खबर भी फैल गई कि जो रानी विक्टोरिया हैं उन्होंने भी वो भी इनके समर्थन में इंडिगो की जो खेती कर रहे थे इनके समर्थन में वो भी हैं, जिसकी वजह से विद्रोह जो था लगा कि सरकार का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। इसकी वजह से विद्रोह धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से एक कमीशन बैठाई गई। गवर्नमेंट सेटअप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। इंडिगो प्रोडक्शन जो था इसके लिए इसकी जांच के लिए, जो ये विद्रोह हो रहा था इसकी जांच के लिए इंडिगो जो नील की खेती हो रही थी इसके लिए कमीशन बिठाया गया, जिसने की जांच की और इसमें उन्होंने प्लांटर्स को दोषी पाया। जो प्लांटर्स थे उसे उन्होंने दोषी पाया और उनका जो काम लेने का तरीका था इसकी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने बोला, इसके अलावा जो कमीशन ने ये आदेश दिया कि जो राइट्स हैं वो अभी जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे वो अभी के लिए पूरा करें और इसके बाद वो आगे नील की खेती के लिए मना कर सकते हैं। लेकिन अभी के जो अनुबंध है, जो अभी का कॉन्ट्रैक्ट है उसे वो कंप्लीट करें, इसके बाद वो नील की खेती से मना कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से जो नील की खेती थी वो कोलैप्स कर गई, बंगाल में वो कोलैप्स कर गई। द कमीशंस हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देम फॉर द कोरेसिव मेथड्स दे यूज्ड विथ इंडिगो कल्टीवेटर्स। जो वो मेथड यूज़ करते थे इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए उसकी उन्होंने आलोचना की। द कमीशन आस्क्ड द राइट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। उन्होंने बोला कि अभी के कॉन्ट्रैक्ट को आप कंप्लीट करिए, उसके बाद आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं इंडिगो कल्टीवेशन को, इंडिगो प्रोड्यूस करने को फ्यूचर में आप कर सकते हैं। दीज आर द सर्कमस्टेंस विच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ द इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। तो ये रीजंस थे जिनकी वजह से बंगाल में
इंडिगो प्रोडक्शन जो था वो कोलैप्स कर गया। चलिए बच्चों, हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।